देखिए जी, टाइटल डिसेप्शन जिसे कहते हैं वो इसका मतलब ये होता है कि जिसके पास टाइटल नहीं है उसने बेच दी या उसने गलत तरीके से बनाकर कागज आपको बेच दिया। तो हमारे पास दो तरीके के रेमेडीज होती हैं लॉ में, एक सिविल रेमेडी होती है, क्रिमिनल रेमेडी होती है। दो रेमेडीज हैं। सिविल रेमेडी में क्या होता है कि हम उसके लिए एक डिक्लेरेशन यानी कि कोर्ट में दावा डाल सकते हैं कि जो कागज एग्जीक्यूट हुआ है, जिसकी टाइटल गलत हुआ है, उसको डिक्लेयर किया जाए कि वो गलत है, पहली। दूसरी चीज सिविल लॉ में ये होती है कि जब ये हमें पता चलता है कि ये गलत तरीके से एग्जीक्यूट मतलब फ्रॉड हुआ है, तो हम उसके लिए रिकवरी ऑफ मनी एंड डैमेजेस दोनों का दावा कोर्ट में डाल सकते हैं। ये कुछ भी करने के लिए सिविल रेमेडी 3 साल का टाइम है। जिस दिन से हमें ये पता चलता है कि जो टाइटल दिया गया है, प्रॉपर्टी बेची गई है, वो गलत बेची गई। ये तो हमारी सिविल लॉ की रेमेडी हो गई। जो हमारी क्रिमिनल लॉ की रेमेडी होती है, उसमें जो सजा होती है, उस सजा के तहत या तो चीटिंग बनेगी और फॉर्जरी बनेगी। जो फॉर्जरी होती है वो सेक्शन 463 आईपीसी में होती है और जो सजा होती है वो 465, 468, 465, 471 एंड 469 ऑफ इंडियन पीनल कोड, उसके तहत सजा मिलती है। जो सजा है जी, जो सजा है मैं आपको बता देता हूँ, हर सेक्शन की एक अलग सजा है। सारे सेक्शन साथ में लगा सकते हैं। जो 467 में है, जिसकी प्रॉपर्टी ले ली गई है, जो उसकी सिक्योरिटी है वो ले ली गई है, उसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। 465 में, 465 में 7 ईयर्स तक 6 सजा और 471 में भी 7 साल तक सजा है। जो 420 चीटिंग का सेक्शन बनता है क्रिमिनल लॉ में, उसमें 7 साल की सजा बनती है। इन सारे सेक्शंस में फाइन के साथ आपको सजा का प्रोविजन दिया गया है। देखिए जी, जायदाद लिखवाने का मतलब है कि आज आपने अपने नाम कोई विल करा ली या किसी और के नाम अपने जोर जबरदस्ती से विल बना कर। विल आप जब तक बना सकते हो जब तक आप जिंदा हो। तो अगर एक विल जोर जबरदस्ती से लिखवा दी गई तो दूसरी विल आप एक और बना सकते हैं, पुरानी विल कैंसिल करते हैं। पहली तो ये चीज हो गई थी। दूसरी चीज ये, अगर आपको जोर जबरदस्ती करी जा रही है और आपको फ्रेश विल अपने हिसाब से नहीं बनाने दी जा रही, तो आज की डेट में आप पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं, जिसमें आप ये लिख के देते हैं पुलिस वालों को कि भैया मुझे जोर जबरदस्ती की जा रही है, जबरदस्ती मुझसे विल लिखवाई जा रही है। और वो पुलिस स्टेशन में जब आप जमा करेंगे तो आप थप्पा लगा के देंगे। उसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हो उसमें, तो आप मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास 156(3) ऑफ सीआरपीसी में जाकर आप कंप्लेंट डाल सकते हैं कि मेरी कंप्लेंट जो मैंने दी थी उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो जोर जबरदस्ती जो आपके साथ कर रहा है उसको कानूनी के तहत पहले तो रोका जाएगा और रोकने के बाद उसको सजा दी। जी जी। वहीं उदय जी, अगर फर्जी कागजात के बल पर जमीन या संपत्ति ट्रांसफर या बेचने खरीदने के भी अक्सर हम मामले सुनते हैं, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या कुछ कानूनी प्रावधान होते हैं इससे बचने के? देखिए जी, दो तरह से है। एक तो जो बेच रहा है और जो खरीद रहा है। हमें दोनों के लीगल प्रोविजन समझने पड़ेंगे, क्योंकि जो बेच रहा है उसके अगेंस्ट क्या हम एक्शन ले सकते हैं और जो खरीद रहा है उसके पास क्या रेमेडीज है। जो बेचने वाला है उसके अगेंस्ट जो एक्शन लिया जा सकता है, एक तो चीटिंग का है 420 आईपीसी के तहत, जैसे मैंने आपको भी बताया। दूसरा है चीटिंग के अंदर ना कि फ्रॉड भी इंक्लूडेड होता है 420 में। 463 ऑफ आईपीसी जो फॉर्जरी बताता है क्या है, तो कागज गलत बनाना, उस पे किसी की प्रॉपर्टी बेच देना और किसी को इस तरह से गलत प्रॉपर्टी बेचना, जी। वो 463 आईपीसी के तहत फॉर्जरी मानी जाती है।
फॉर्जरी की सजा 465 में दी हुई है जी, 468 में और 471। 7 साल तक की सजा ऐसे कागज, गलत तरीके से बनाए हुए कागज, उतनी सजा या और दूसरी चीज फाइन जी दोनों आपको लगेंगे अगर आप ऐसा गलत काम करेंगे। जी पहली चीज। अब दूसरी चीज, जिसने खरीदी है उसका पैसा भी लग गया। तो आज की डेट में जिसका पैसा लगा है वो सिविल लॉ में अपने लिए सूट फॉर रिकवरी या सूट फॉर डैमेजेस डाल सकता है। अगर उस प्रॉपर्टी जो उसने खरीदी है उसमें उसने उसको बना लिया है, उसने कंस्ट्रक्शन कर ली है, उसने इम्प्रूवमेंट कर ली है, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत सेक्शन 51 के तहत वो जो उसको खाली कराता है, उससे वापस लेता है अपनी प्रॉपर्टी, जो इम्प्रूवमेंट किए हैं उसने उस प्रॉपर्टी में, उसके पैसे वापस मांग सकता है जी। या फिर वो ये बोल सकता है क्योंकि प्रॉपर्टी मैंने ली है बोनाफाइड अजम्पशन में, ये समझ के कि ये प्रॉपर्टी ठीक थी, तो आज की डेट में मैं ये प्रॉपर्टी इसको खरीदना चाहता हूँ। जी 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 उदय जी, कई बार ऐसे केसेस भी सामने आते हैं जहां पर फर्जी दस्तखत को लेकर चीजें हम देखते हैं। वसीयत पर फर्जी दस्तखत कर दिए जाते हैं, कभी कोई कानूनी दस्तावेज होते हैं उन पर भी फर्जी दस्तखत कर दिए जाते हैं। तो ऐसे हालात में क्या होता है कानूनी उपचार? देखिए जी, फर्जी कागजात बनाना, सारी चीजें फॉर्जरी के तहत आती हैं। अब उसमें आप कागज के, प्रॉपर्टी के टाइटल के कागज बना लीजिए, विल बना लीजिए, या किसी को गलत तरीके से प्रॉपर्टी बेचने के कागज बना, जो ये सारे कागज बनते हैं जी, ये क्रिमिनल लॉ में फॉर्जरी के तहत पनिशेबल ऑफेंस। चीटिंग है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, तो चीटिंग के तहत भी पनिशेबल ऑफेंस। सिविल लॉ में इसकी रेमेडी ये है जी, जो हम इसको कैंसिलेशन करा सकते हैं और हम डैमेजेस और सूट फॉर रिकवरी डाल सकते हैं। जो हमने पैसा खर्च किया, जो हमारा डैमेज हुआ, जो हमें नुकसान हुआ, उसकी भरपाई के लिए जिसने हमारा को नुकसान किया उससे हम पैसा वापस मांग सकते। ये जो सिविल लॉ की रेमेडी है जी, ये मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर, जब आपको पता लगता है कि ये ऐसा हुआ है आपके साथ, तो 3 साल के अंदर अंदर आपको ऐसा केस डालना पड़ता है। जी जी, प्रॉपर्टी से जुड़ी जो धोखाधड़ी होती है उसमें क्या कुछ कानूनी प्रावधान है, और हमारे अधिवक्ता उदित जी भी लगातार बने हुए हैं। उदित जी, अगला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि डेवलपर्स अक्सर दिखाते हैं कि आपके पास कुछ ही फ्लैट बचे हैं और इसीलिए इसे अभी खरीदें, और इसका दबाव भी अक्सर बनाया जाता है, ऐसा भी हम देखते हैं। और इस दावे को बिना किसी जानकारी के जो खरीदार होते हैं मान लेते हैं और फ्लैट खरीद भी लेते हैं। इन हालातों में दाम भी ज्यादा लगाए जाते हैं। तो इस पर बिल्डर पर कैसे कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि इस तरह के मामले बहुत आम हो गए हैं इन दिनों? देखिए जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो हमारी लॉ में रेमेडी है, सिविल और क्रिमिनल दोनों अवेलेबल होती हैं हमारे पास। इस केस में भी प्रॉपर्टी की धोखाधड़ी में जी, ये जो केस करता है उस पे है कि वो सिविल रेमेडी ले या क्रिमिनल रेमेडी। सिमिलरली इसमें भी बिल्डर के अगेंस्ट अगर बिल्डर कुछ ऐसी चीज दिखा रहा है, बोल रहा है, कह रहा है जो है ही नहीं, तो उसको हम डिसऑनेस्ट इंटेंशन के माध्यम से देखकर 420 आईपीसी के तहत चीटिंग का दावा क्रिमिनल लॉ में बना सकते हैं। जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन हमें ये दिखानी पड़ती है, जो बिल्डर हमारे को ऐसा झूठ बोल रहा है, उसकी शुरू से जब से उसने हमें ये बताना शुरू किया कि फ्लैट नहीं है, फ्लैट कम है, जल्दी ले लीजिए, पैसे बढ़ गए, पैसे बढ़ जाएंगे, शुरू से डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो अगर बिल्डर की, तो चीटिंग का दावा इसमें बनता है। जो सिविल लॉ की रेमेडी इसमें बनती है वो तो सूट फॉर डैमेजेस, यानी कि दावा बनता है कि आपने झूठ बोला, उसकी वजह से जो मुझे नुकसान हुआ, जिसको हम कहेंगे डैमेजेस, उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। क्या डैमेजेस हैं, कितने डैमेजेस हैं, हर केस का अलग तरीके से प्रूव होता है जी, और अलग तरीके से उसका केस होता है। जी जी,
वहीं हम पोजेशन के केसेस में भी देखते हैं, काफी देर हो जाती है जब लोग फ्लैट ले लेते हैं, पोजेशन काफी देरी से मिलता है, ये भी धोखाधड़ी में आता है। और जब आप किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं और इसे देने में वर्षों की देरी हो जाती है, तो इन हालातों में क्या करें? ऐसे में बिल्डर कैसे जवाबदेह होता है और ऐसे में क्या किया जा सकता है? देखिए जी, 2016 में एक एक्ट गवर्नमेंट ने पास किया, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, जी जिसे हम कहते हैं रेरा 2016। जी जी। जो प्रोजेक्ट 2016 25 मार्च 2016 से पहले कंप्लीट नहीं हुए हैं और उसके बाद जो नए प्रोजेक्ट लॉन्च करे हैं, वो इस एक्ट के तहत रजिस्टर होना जरूरी है। सेक्शन 3 जो इस एक्ट का है वो रजिस्ट्रेशन कहता है। सेक्शन 4 ये कहता है इस एक्ट का कि जो प्रमोटर है, जो लॉन्च कर रहा है प्रोजेक्ट, उसको एक एफिडेविट देना पड़ेगा ये बताते हुए कि ये प्रोजेक्ट कितने टाइम में खत्म करेंगे। अगर ये झूठा एफिडेविट देता है, जैसे बिल्डर ये कहता है कि मैं 3 साल में खत्म कर दूंगा जी, और 3 साल में नहीं खत्म करता और उसको 5-6 साल लग जाते हैं, जो वो वाले एक्ट्स नहीं है जो उसके काबू के बाहर थे, तो उसको पेनल्टी लगेगी जी। जितना एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है उसका 5%, वो 5% जी, वो उसको पेनल्टी लगेगी जी। और झूठा एफिडेविट देने के चक्कर में उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है। अब हम बात करते हैं 2016 के पहले की प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो गए, जो चल रहे हैं, जिनमें उन्होंने कहा पोजेशन देंगे, नहीं दिया, तो उसमें हमारा एक लॉ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हम कोर्ट में जाके या तो उससे रिफंड मांग सकते हैं जी, और जो हमारे को नुकसान हुआ है, हमारे पैसों का, हमारा हैरेसमेंट, मेंटल फिजिकल हैरेसमेंट जो हुआ है, उसके अवज में हम कंज्यूमर कोर्ट से पैसा भी मांग सकते हैं जी। हम कंज्यूमर कोर्ट से ये भी मांग सकते हैं, अगर आज की डेट में हमें पोजेशन चाहिए, हम पोजेशन भी मांग सकते हैं। जी जी जी। वहीं उदय जी, जो डेवलपर्स होते हैं, लैंड यूज जो किया जाता है उसमें परिवर्तन की मंजूरी डेवलपर्स द्वारा नहीं ली गई है, ये जानते हुए कि डेवलपर्स संपत्ति बेच रहे होंगे, इसलिए संपत्ति निवेश से पहले हमेशा CLU या भवन अनुमोदन की जांच करनी चाहिए। इसके कानूनी पहलू क्या हैं? देखिए जी, जो बिल्डर आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है या फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल यहाँ पर बेच रहा है, मैं दोनों को कनेक्ट कर रहा हूँ जी, तो जो आपके कागज, जिस कागज पे आपको बेचा जाता है, उसकी आपको पूरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। अगर आज की डेट में जो चीज दिखाई जा रही है वो नहीं है और आपके साथ धोखाधड़ी होती है, जिसमें गलत कागजात होते हैं, गलत CLU होता है, गलत चीज बताई जाती है, तो आप हमेशा कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इधर भी वही चीज एप्लीकेबल होती है कि सिविल लॉ की रेमेडी एंड क्रिमिनल लॉ की रेमेडी दोनों आपके पास अवेलेबल। क्रिमिनल लॉ में चीटिंग, फॉर्जरी, चीटिंग बनता है जी, और सिविल में आपका डैमेजेस का सूट बनता है। जी जी। तो ज्यादातर हर बार एक ही फ्लैट कई लोगों को बेच भी दिया जाता है, ऐसा भी होता है, और मालिक भाग जाता है। इन हालातों में किस तरीके से केस बनता है और क्या कानूनी कार्रवाई ऐसे में की जा सकती है, और पीड़ित सबसे पहले इन हालातों में क्या करे? देखिए जी, सबसे पहले जैसे मैंने बताया, कुछ भी खरीदने से पहले जो भी आदमी, जो भी इंसान ये खरीद रहा है, उसको डॉक्यूमेंट्स जो उसके पास आते हैं उसकी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। जांच पड़ताल करने के बाद भी अगर उसको ये पता लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और धोखा होने के बाद एक जने ने बहुत लोगों को ये फ्लैट बेचा है, तो आज की डेट में चीटिंग का दावा 420 IPC, जिसकी सजा 7 साल तक एंड फाइन दोनों है, वो कोर्ट में बन सकता है उसके अगेंस्ट। उसके लिए FIR करनी पड़ती है, FIR के बाद वो उस पर कार्रवाई होती है और फिर केस चलता है जी। और उदित जी, एक समस्या हम देखते हैं जमीन अतिक्रमण की भी होती है। जमीन पर मालिक की गैर मौजूदगी में या किसी और कारण से किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है या किसी ने अवैध रूप से आपकी जमीन का एक छोटा हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया है, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? देखिए जी, अगर आपकी जमीन है, कागज आपके नाम है और आपकी जमीन पे कब्जा हो गया है,
तो कोर्ट में 2-3 तरीके के दावे बन सकते हैं। पहला दावा तो आपका बनता है पोजेशन का, जी, जिसमें ये बोला जाता है कि मैं मालिक हूँ, ये मेरी प्रॉपर्टी है, इस पे ये पोजेशन लेके बैठे हैं, इनको आप इससे खाली कराइए। जी, दूसरा दावा इसके साथ बनता है इंजंक्शन का, जिसमें ये बोला जाता है कि जो बैठा है वो गलत बैठा है, उसको आगे किसी को ये बेचने ना दिया जाए। तीसरा दावा बनता है मैसने प्रॉफिट्स का, जिसको ये बोलते हैं जी कि जो मैं जहाँ किराए पे रह रहा हूँ, मैं अपनी जमीन से बेदखल होने की वजह से मुझे किराए पे रहना पड़ रहा है, इस वजह से मुझे ये डैमेजेस जो बोलते हैं मैसने प्रॉफिट जिसका नाम है वो दिए जाए। जी, तो ये 3 तरीके के दावे सिविल लॉ में बनते हैं जी। और ये सिविल लॉ में इसको एज ट्रेस्पासर काउंट होता है, जिसमें ये गलत तरीके से। उदित जी, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार से, अजय, वो कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। अजय, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। लग रहा है फिलहाल अभी संपर्क टूट गया है जैसे हमारा, अब अपनी बात पूरी कर सकते हैं उदित जी। हाँ जी, तो सिविल लॉ की जो रेमेडी मैंने आपको बताई, अगर कोई तरीके से कर ले, एक इसमें डैमेजेस जो मैसने प्रॉफिट है वो वाला केस भी बनता है, जैसे मैंने आपको बताया। चलिए ठीक है। उसको जो जी, बैठा है उसको हम बोलते हैं ट्रेसपासर। गलत तरीके से प्रॉपर्टी में कब्जाया हुआ बंदा, उसको बोलते हैं ट्रेसपासर। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया उदित गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को प्रॉपर्टी की धोखाधड़ी को लेकर, और आपको भी उम्मीद है जरूर फायदा पहुंचा होगा जो तमाम जानकारी आपको मिली हमारे इस खास प्रोग्राम में। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।